आज का हमारा टॉपिक है वज्र गुणन विधि। हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक नई विधि वज्र गुणन विधि है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करती है। इस विधि को सीखेंगे। तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है आप इसको समझिए। वज्र गुणन विधि इस प्रकार से है, हमें x का मान ज्ञात करना होता है और y का मान ज्ञात करना होता है। तो ये विधि इस तरह से काम करती है। यहाँ पर मान लीजिए आपको पता ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है उसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सब होते हैं। तो उन्हीं से ही बनेगा वज्र गुणन विधि। ये बनता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 और यहाँ पर b1 b2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप x का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों की गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा b1 गुणा c2। तो मैं गुणा का निशान ना लगा के सीधा लिख रहा हूँ, इन दोनों की गुणा और फिर माइनस करेंगे हम इन दोनों की गुणा। इसका मतलब b2 की गुणा हो जाएगी c1 में बराबर y का मान ज्ञात करने के लिए आपको c1 की गुणा a2 में करना है। ये बराबर के निशान है। c1 की गुणा करेंगे हम a2 में और फिर माइनस करेंगे हम इन दोनों की गुणा करके, यानी कि c2 की गुणा करेंगे a1 में और बराबर होना चाहिए बराबर। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, 1 बटे में आना चाहिए इन दोनों की गुणा। इसका मतलब a1 की गुणा हम करेंगे b2 में और फिर माइनस इन दोनों की गुणा, यानी कि हम a2 और b1 की गुणा करेंगे। तो यही आपका वज्र गुणन विधि है। आपको पहले ये चीज़ लिखना है और ये लिखने के बाद आप ये लिखेंगे और फिर इसको हल कर देंगे तो आपका x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। और जहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, जहाँ ये जो है हमारा क्या है a1 b2 माइनस a2 b1, यही है, बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सारे ही 0 बन जाएंगे, इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। और इसको वज्र गुणन विधि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ये आपस में इनकी गुणा होके इन दोनों की गुणा माइनस ये, इन दोनों की गुणा माइनस ये, इन दोनों की गुणा माइनस ये। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए है, इसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। इसी का ही प्रयोग करके हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ आपको a1
A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो इस विधि का प्रयोग करेंगे, साथ में जो हम पहले सीख चुके हैं कि जो दो रेखाएं होती हैं जब उनका ग्राफ बनाते हैं तो वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या तो फिर वो रेखाएं समांतर होती हैं या फिर रेखाएं समपाती होती हैं। तो हमने कुछ कंडीशंस के ऊपर भी बात किया था, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कंडीशन है। क्या है? यदि A1 बटे में A2 बराबर ना आए किसके? B1 बटे में B2 के, तो जो रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इस स्थिति में हमें अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ। यदि A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2 के, तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो हमें अद्वितीय मतलब सिर्फ एक, यानी कि केवल एक हल, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, इस स्थिति में हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम दूसरा लेते हैं, यदि A1 बटे में A2 बराबर आ जाए B1 बटे में B2 के, बराबर आ जाए C1 बटे में C2 के, तो आपको पता है जब तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो एक पे ही बनती हैं दोनों, और इस प्रकार के समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसी तरह से अगर हम तीसरी कंडीशन देखें, तो तीसरी कंडीशन में आप देखेंगे जब A1 बटे में A2 बराबर हो जाए B1 बटे में B2 के, लेकिन बराबर ना हो किसके? C1 बटे में C2 के, तो जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। आपको इन बातों को भी दिमाग में रखना है क्योंकि इनका प्रयोग भी हम करेंगे। तो अब हम सीधा एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और इसके क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं हमें क्या करना है। तो अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका परिमित रूप से अनेक हल है। मतलब पहले हम ये चेक करेंगे किसका प्रयोग करके, अभी जो हमने बात किया A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 ये होता है। तो उसका प्रयोग करके पहले हम ये पता लगाएंगे कि कौन से समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका परिमित रूप से अनेक हल है। तो जब हम ये पता लगा लेंगे उसके बाद वो कह रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जब अद्वितीय हल की स्थिति बन जाना है तब हम उसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ
अद्वितीय हल की स्थिति बनेगी तभी हम समीकरण को हल करेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल अगर रहेंगे तो हम उसको हल नहीं करेंगे। अगर कोई हल नहीं रहेगा तब भी हल नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हल करना है, जब उसका अद्वितीय हल हो। तो पहला पॉइंट लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनता है। इसमें हमें दिया है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 के, जो हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा दिया है 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0, समीकरण 2। अब अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें किससे, व्यापक रूप से, आपको व्यापक रूप पता है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं 1 ले सकते हैं। a1 हो गया 1, b1 हो गया -3, c1 भी हो गया -3। जब हम a2 लिखेंगे तो a2 है 3, b2 है -9, c2 है -2। तो अब चेक करते हैं, a1 बटे में a2 को देखते हैं कितना आता है। तो a1 1 है, a2 3 है। ठीक है, ये मिल गया। कॉमा लगा के यहीं पर चेक कर लेते हैं। जब हम b1 बटे में b2 को चेक करेंगे तो ये -3 बटे में -9, तो यह आ जाएगा माइनस माइनस कट गए, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3 आ गया। तो जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हमें c1 बटे में c2 भी चेक करना होता है। तो c1 है -3 बटे में 2 -2 c2, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि a1 बटे में a2 तो बराबर है b1 बटे में b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटे में c2 के। तो जब ये कंडीशन बनती है तो आप अभी हमने पीछे सीखा है, इस कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं है। तो अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो हमें हल भी ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर दिया। अगर हम सेकंड पॉइंट लें, ये सेकंड पॉइंट को दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे।